हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। तो बेटा आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा हाइड्रेशन एनर्जी पर। बेटा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आगे जो हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि हमें सॉल्युबिलिटी ट्रेंड पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो उन ट्रेंड को डिसाइड करने में एक फैक्टर हमारा ये वाला भी होगा, हाइड्रेशन एनर्जी का भी, ठीक है। तो हमें ये टॉपिक समझना बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी होता क्या है। तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of ionic solid dissolved in water। तो बेटा देखिए डेफिनेशन में हम लिख रहे हैं कि ये कैसी एनर्जी है जो हमारी रिलीज होगी, ठीक है। ये कैसी एनर्जी है जो हमारी रिलीज होगी, कब, जब हम 1 मोल आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे किसके अंदर बेटा, वाटर के अंदर, ठीक है। तो बेटा एनर्जी रिलीज हो रही है हमारी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस टाइप की रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसके लिए साइन क्या होगा हमारा, एकदम सही, नेगेटिव साइन। तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी को हम कैसे शो करते हैं, डेल्टा एच, और यहाँ पे ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में HYD, ठीक है। तो क्या हो गया, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो इसका साइन क्या होगा बेटा हमारे पास, नेगेटिव। बात समझ में, रिएक्शन से समझिए, रिएक्शन में हम कैसे बोल रहे हैं, हम क्या करें बेटा, जब हम किसी आयनिक सॉलिड को, NaCl क्या है हमारे पास, एक आयनिक सॉलिड है, जब हम इसे किसके अंदर डिसॉल्व करते हैं बेटा, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है बेटा, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है। और साथ में क्या होता है बेटा, यहाँ से हमारे पास कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर, इस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने ऐसी ऐसी रिएक्शन कब लिखी थी, हमने जब हमने लैटिस एनर्जी की बात की थी, और उस टाइम पे हमने क्या कहा था बेटा, याद कीजिए, हमने क्या बोला था कि भी जब हम 1 मोल आयनिक सॉलिड को एनर्जी देते हैं ताकि वो किसके अंदर टूट जाए, किसके अंदर टूट जाए बेटा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर। लेकिन बात क्या ध्यान रखनी है बेटा, उन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की वहाँ पे फिजिकल स्टेट क्या होती थी, गैस होती थी। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, AQ का मतलब क्या बेटा, एक्वस स्टेट, मतलब ये पानी के अंदर है हमारे, इसलिए यहाँ पे हमने रिलीज एनर्जी दिखाई है, ठीक है। लैटिस एनर्जी के अंदर बेटा हम यहाँ पे नो डाउट एनर्जी दे देते हैं, वहाँ पे भी आयंस ही बनते थे, लेकिन उन आयंस की वहाँ पे फिजिकल स्टेट क्या होती थी हमारे पास, गैसेस होती थी। आई होप अब आपको क्लियर हो गई होगी बात, ये लैटिस एनर्जी नहीं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी की। अब जी क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ से ये एनर्जी रिलीज हुई क्यों, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से क्या हो गई हमारे पास, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। तो देखिए अब उसका रीजन क्या है। अब हमने क्या कहा बेटा, जैसे ही हम किसी आयनिक सॉलिड को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं इन वाटर, तो बेटा हमारे पास क्या बनते हैं, आयंस बनेंगे। और आयंस हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। अब बेटा जैसे ही पानी के अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने, ठीक है, तो मान लीजिए इसे एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने क्या लिया बेटा, एक आयनिक सॉलिड लिया AB, ये सॉलिड है, जैसे ही हमने इसको वाटर में मिलाया तो ये किस में डिसोशिएट हो गया,
A प्लस प्लस B माइनस। ठीक है। अब भैया आपको वाटर का पता है, वाटर हमारा कैसा सॉल्वेंट है? इट इज अ पोलर सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है बेटा ये हमारे पास? पोलर सॉल्वेंट। इसे मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था बेटा? हम किसे डिसॉल्व कर रहे हैं? आयनिक सॉलिड को। ठीक है। अब बेटा पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक है। अब कैसे बोला हमने? अब मान लीजिए अगर मैं वाटर की स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो बेटा वाटर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होगी। ठीक। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखूं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है बेटा? अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आता है। किस तरीके से? इन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस ऑक्सीजन ने इन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या साइन आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। सिर्फ थोड़ा सा खिसका है अपनी तरफ, लेकिन नहीं भागा है। अगर इसने इनको इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लिया तो मतलब क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके चारों तरफ कुछ बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा जी? डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव। आई होप आपको ये चीज पता है। क्लियर? तो बेटा अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो बेटा? अगर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? एक पोलर सॉल्वेंट बोल रहे हैं। ठीक। अब बेटा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और वाटर के अंदर हमारे पास क्या है बेटा? आयंस भी प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा हमारे पास? अब अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में, अपोजिटली चार्ज जो हमारे पास क्या स्पीशीज हैं उनके बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब अट्रैक्शन कैसे होगी बेटा? अब A प्लस B नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, क्योंकि अगर वापस से इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास तो यही चीज आ जाएगी। अब इसके अलावा और कौन सी अट्रैक्शन है? अब ये A प्लस क्या कर सकता है बेटा? जो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट कर सकता है। अगर इस A प्लस ने किसको अट्रैक्ट किया बेटा? वाटर के डेल्टा नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट किया तो ये क्या होंगे? दोनों पास पास आ जाएंगे। और बेटा बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे जी हमारे पास, तो होगा क्या? ये A प्लस बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेगा। किसके थ्रू? जो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है उसके थ्रू कर लेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कुछ कंडीशन इस तरीके की बन जाएगी हमारे पास। ये A पॉजिटिव और इसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे बेटा? वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी आपको। ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है बेटा? डेल्टा नेगेटिव ही चार्ज तो है। क्लियर है? तो हुआ क्या बेटा? ये A पॉजिटिव सराउंड हो गया अपोजिटली चार्ज आयन से। और कैसे हुआ? कैसे हुआ बेटा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है जी। और मैंने आपको बताया था पूरी केमिस्ट्री के अंदर जहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी वहां से हमेशा क्या होगा बेटा? एनर्जी रिलीज होगी जी हमारे पास। बात समझ में? ठीक है। और अब इस कंडीशन में ये जो हमारे पास कंडीशन बनी है जहां पे ये A प्लस हमारा सराउंड हो गया वाटर मॉलिक्यूल से, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A प्लस की ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं बेटा? एक्वस वर्ड लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब ही क्या है? ये A प्लस किससे सराउंडेड है? वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है। सिमिलरली बेटा हमारे पास क्या है? B नेगेटिव है। अब बेटा B नेगेटिव क्या कर सकते हैं? वाटर मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव पार्ट है उसको अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। अगर B नेगेटिव हमारा अट्रैक्ट करेगा किसको? वाटर मॉलिक्यूल को, तो किस एंड के थ्रू करेगा बेटा? हाइड्रोजन के थ्रू। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है बेटा हमारे पास? अब यहाँ पे अपोजिट चार्ज है, मतलब डेल्टा प्लस चार्ज प्रेजेंट है जी हमारे पास। क्लियर है बात? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये जो हमारे पास कंडीशन बनी है इस कंडीशन को मैं किस तरीके से दिखाऊंगा बेटा? B नेगेटिव के ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा साथ में?
एक्वस लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो फोर्स आ रही है हमारे पास, कैसी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है, ठीक है। और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से क्या होगी बेटा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो उसी रिलीज एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी बोल रहे हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है, ड्यूरिंग हाइड्रेशन एनर्जी, जब हमारी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है तो उस टाइम पे कौन सी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी विच टाइप ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम्स इनटू प्ले, ठीक। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बीच में है, एक आयन, ठीक है। ए प्लस और बी नेगेटिव क्या है, एक आयन है। और ये किसको अट्रैक्शन दे रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को। अब बेटा वाटर मॉलिक्यूल है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक डाइपोल की तरह कर रहे हैं। डाइपोल हमारे पास ऐसी स्पीशीज होती है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो, ठीक है। तो बेटा ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव, और हाइड्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव। तो मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा क्या है बेटा, एक डाइपोल। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, एक ये हमारा डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगी तो हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन which comes into play during release of hydration energy is, क्या बोलते हैं बेटा उस इंटरेक्शन को हम, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी के अंदर, रिलीज के अंदर हमारी कौन सी इंटरेक्शन काम में आती है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन था, डाइपोल को अट्रैक्ट कर रहा था, इसको क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल। एक आयन था, उसने वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हमारा एक डाइपोल ही तो है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। बात समझ में आई, क्लियर है जी, इतनी चीज नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, मैं शेयर अप कर देता हूं। तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी आपको समझ में आई। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए हम बेटा यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी डिफाइन किसके लिए कर रहे हैं, आयनिक सॉलिड्स के लिए, क्योंकि हमने बोला क्या था, ये वो रिलीज एनर्जी होती है जब हम एक मोल आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी डिफाइंड है किसके लिए, आयनिक सॉलिड्स के लिए, क्लियर है। तो अब देखिए जी हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट की बात करते हैं, ठीक। अब बेटा आपने एक रूल सुना होगा जिसे हम बोलते हैं क्या, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है, जो जैसा होता है वो उसी के अंदर मिलेगा जो उसकी के टाइप का होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या, अगर हमारे पास कोई पोलर सब्सटेंस है तो वो किसके अंदर डिसॉल्व होगा, एक पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अगर हमारे पास एक नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो किस में डिसॉल्व होगा बेटा, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अब बेटा हम बात कर रहे हैं आयनिक सॉलिड्स की। तो जो हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स किस नेचर के हैं हमारे पास, ये पोलर सब्सटेंस है। पोलर सब्सटेंस क्या होता है बेटा, जिनके ऊपर चार्ज है,
जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो सकता हो हमारा, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड क्या है, पॉलर सब्सटेंस है। तो आयनिक सॉलिड किसके अंदर डिसॉल्व होंगे हमारे, ये किस में डिसॉल्व होंगे बेटा, इट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ये किस में डिसॉल्व होंगे हमारे पास, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या, जिसके अंदर खुद चार्ज डेवलप होता हो, जैसे वाटर था, वाटर के अंदर हमने क्या देखा था, चार्ज डेवलप हो रहा है वहां पे, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, वाटर। और क्या हो सकते हैं बेटा, HF, HCl, H2SO4 एक्सेट्रा। ये सब क्या है बेटा हमारे पास पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जी हर जगह। जिन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट की तरह। क्लियर है बात। तो अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है, हम क्या बोलते हैं बेटा, हम ये बोलते हैं जो सॉल्वेंट जितना ज़्यादा पोलर होगा, जो सॉल्वेंट जितना ज़्यादा पोलर होगा, उसके अंदर आयनिक सॉलिड उतना ही आसानी से क्या हो जाएगा बेटा, डिसॉल्व हो जाएगा। और किसी भी पोलर सॉल्वेंट की, किसी भी पोलर सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। क्या कह रहा हूं जी, हम बोलते हैं बेटा higher the polarity of solvent, higher will be its dielectric constant। वैसे वैसा बोल सकते हैं, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा, पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, उस सॉल्यूशन की और सॉल्वेंट की पोलैरिटी होगी। और वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, ठीक है। पोलैरिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या बेटा, उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी है ज़्यादा है। तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, इस तरीके से ER लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, ठीक। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैंने लिखा वाटर, ठीक। एक लिखा हमने क्या, मिथेनॉल CH3OH। अगर बेटा इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूं तो उसकी वैल्यू मान कितनी होती है, 81। अगर मैं इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूं तो वो मान ली वो होते हैं हमारे पास 39। क्लियर है बात। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इन दोनों में से ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, तो बेटा जितनी ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो सॉल्यूशन, वो सॉल्वेंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा पोलर होगा हमारे पास। तो अगर पोलैरिटी की बात करूं तो किसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी बेटा, H2 की ज़्यादा होगी। तो हम क्या लिखते हैं, H2 इज more polar than CH3OH। तो ये बात पोलैरिटी की हुई हमारे पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है, आपको क्या कहा जाएगा, H2O और D2O, ठीक है, नॉर्मल वाटर, और D2O क्या बेटा हमारा हैवी वाटर। हमने क्या किया, बस H की जगह क्या लिख दिया, D लिख दिया। D क्या हमारे पास, ड्यूटेरियम, ठीक है। तो ये हैवी वाटर है, ये हमारा नॉर्मल वाटर है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हैवी वाटर। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए इन दोनों में से कौन सा सॉल्वेंट हमारा ज़्यादा पोलर है, ठीक है। तो याद रखिए फॉर द फैक्ट कि जो हमारा H2 होता है बेटा उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, जो H2 होता है उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है। इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 81, और अगर इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूं तो वो कितनी होती है मेरे पास, 79। ठीक है। अब इसका रीज़न होता है
रीजन से आपको कोई लेना देना नहीं, आप बस जस्ट याद रखिए कि H2O का 81 और D2O का 79। क्लियर है बात, समझ में आई चीज़? ठीक है, तो पोलैरिटी अगर हमें किसी सॉल्वेंट की पता हो, अब जितना ज़्यादा सॉल्वेंट पोलर होगा उसके अंदर आयनिक सॉलिड की क्या होगी बेटा, सॉल्युबिलिटी, हम क्या बोलेंगे, उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है, और जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी और उतनी ज़्यादा क्या होगी बेटा, वहाँ से हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आई बात? क्लियर है जी? चलिए अब आगे चलते हैं, पहले ये नोट डाउन कीजिए, फिर आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे आपके बहुत अच्छे। ठीक है, तो क्या है बेटा हमारे पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। चलिए जी समझिए जी। ठीक है, तो बेटा हम बोलते क्या हैं, हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं जो हाइड्रेशन एनर्जी को क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला फैक्टर आता है क्या हमारे पास, चार्ज ऑन आयन। ठीक है, चार्ज ऑन आयन। फिर सेकंड आता है हमारे पास क्या, साइज ऑफ आयन। ठीक है, तो पहला फैक्टर देखिए, पहले फैक्टर को हम कैसे रिलेट करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी से। तो बेटा हमारा सिंपल सा फंडा देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी निकलती कब है, जब एक आयन क्या करता है, हमारा किसी सॉल्वेंट, जो पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देती है, वहाँ पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी तभी तो वहाँ पे क्या होगी, हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी। और हमने बोला था यहाँ पे कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलती है बेटा हमारे पास, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सी चलती है बेटा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर, मतलब जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, वहां से हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी। और हमें पता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी वाला पॉइंट याद कीजिए, जितना ज्यादा चार्ज होगा आयंस के बीच में। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से देखिए, अगर मान लीजिए मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास दो आयंस हैं, एक A+ और एक है C+2। ठीक है, और इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, वाटर के अंदर मिला रहा हूँ। ये वाटर मॉलिक्यूल H2O, इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ये आयन है, ये डाइपोल है, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होने वाली है जी हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अब आपको बताने जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा होगी, A+ और इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, C+2 या फिर इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकालते हैं जी हम फोर्स, दो चार्जेस के बीच में, क्या फॉर्मूला लिखते हैं बेटा इसके लिए हम, F K Q1 Q2/R²। और ये Q1 Q2 क्या है बेटा, दो चार्ज, उनका मैग्नीट्यूड। क्लियर है, और बेटा ये वाला डाइपोल तो दोनों जगह कॉमन है, ये तो नहीं है कि भी जब A+ से इंटरेक्शन कर रहा है तो डेल्टा नेगेटिव की वैल्यू कुछ और है यहाँ पे, जब ये C+2 से इंटरेक्शन कर रहा है तो डेल्टा नेगेटिव की वैल्यू कुछ और है, ऐसा तो नहीं है। ये डेल्टा नेगेटिव तो फिक्स है जी, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। चेंज किसकी वैल्यू हो रही है बेटा, जो आयन हम ले रहे हैं, एक बार क्या ले रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव आयन ले रहे हैं, और एक क्या ले रहे हैं बेटा, डाई पॉजिटिव आयन ले रहे हैं। तो बेटा जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी तो बढ़ने लगेगी। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन दोनों में से कौन देगा बेटा, ये C+2 देगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा तो, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या होगा बेटा, कम देगा। तो बेटा इन दोनों के बीच में क्या होगी बेटा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन मैक्सिमम होगी।
अगर ये मैक्सिमम होगी, ये ज़्यादा होगी इस आयन डाइपोल इंटरेक्शन से, तो बेटा यहाँ से रिलीज एनर्जी की वैल्यू भी क्या आएगी जी हमारे पास, ज़्यादा ही तो आएगी जी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, जो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी है, हम क्या बोल सकते हैं इस डिस्कशन के बेस पे, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। अब जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा क्या होगी जी हमारे पास, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू होगी। सिमिलरली किसके अंदर शो कर सकते हैं बेटा हम, नेगेटिव चार्ज के लिए भी। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए मैं डिफाइन करूं तो इस तरीके से मान लें, बी नेगेटिव D-2। अब मान लिया वाटर के अंदर ही बात कर रहे हैं बेटा, अब ये नेगेटिव पार्ट किसको अट्रैक्ट करने वाला है, वाटर के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। अब बेटा डेल्टा पॉजिटिव तो फिक्स है, चेंज कहाँ पे आ रही है हमारे पास, नेगेटिव इस पार्ट पे, ठीक है। अब बेटा ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा डेल्टा एच प्लस को, ये D-2 इन डेल्टा एच प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है जी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, सेम इसी कॉन्सेप्ट से। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा है, तो मतलब क्या होगा, जब D-2 वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तब हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी जी। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा देगा, ठीक है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम देगा। क्लियर है बात? तो पहला पॉइंट क्लियर है आपको कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। क्लियर है बात? ठीक है, तो चलिए अब इस फैक्टर पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से, आपको बेटा आयन्स गिवन होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिए हुए थे, ये क्वेश्चन ही तो फ्रेम है। अब मान लो यही क्वेश्चन दिया होता है कि आपके पास एक आयन है B-1 है D-2 वाटर मॉलिक्यूल से इनकी इंट्रैक्शन होने वाले हैं, इनको पानी में मिलाते हैं हम, तो बताओ कहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, तो आप किसके बेस पे बोलेंगे, चार्ज ऑन आयन जहाँ पे ज़्यादा होगा हमारे पास, ठीक है। अब बेटा कंपैरिजन हमेशा सेम आयन के बीच में होगा। अब ये नहीं बोल सकते जी मेरे पास एक A+ है एक B- है, तो बताओ A+ वाला ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा जब वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, या फिर B- हमारा क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा जब वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं, वो सेम आयन्स के बीच में कंपैरिजन करवा के आपसे क्वेश्चन को फ्रेम करेगा। समझ में आई बात? आई होप इस पॉइंट पे आप क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है बेटा साइज ऑफ आयन। तो बेटा साइज ऑफ आयन किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं हम। अब बेटा हमने क्या बोला था कि हाइड्रेशन एनर्जी के अंदर हमारा होता क्या है, कोई आयन होता है, उसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेता है, आके उसके चारों तरफ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, और वो किस वजह से आते हैं, इस आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से आते हैं, ठीक है। अब बेटा इसके चारों तरफ वो आके क्या कर रहे हैं, इसको सराउंड कर रहे हैं, तो मतलब इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल को। अब जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आएंगे इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, उतनी ज़्यादा वहाँ से क्या होगी बेटा, एनर्जी रिलीज होगी, और उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोल रहे हैं। अब इसको थोड़ा इस तरीके से समझो बेटा, एक मेरे पास क्या है, ये आयन है छोटे साइज का, एक बड़े साइज का आयन है, ठीक। तो बेटा छोटे साइज के आयन को वाटर मॉलिक्यूल अच्छे से सराउंड कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। जितनी छोटी चीज होगी उसको सराउंड करना उतना आसान है, और जितनी बड़ी चीज हो जाएगी उसको सराउंड करना क्या होगा जी, उतना ही मुश्किल होगा। क्लियर है बात? इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि मान लीजिए आपके दोस्त का बर्थडे है, आपको उसे गिफ्ट देना है कोई, ठीक है। अगर गिफ्ट आप छोटा सा दे रहे हैं, कोई छोटी चीज़ दे रहे हैं उसे, तो उसकी अच्छे से पैकिंग कर लेंगे आप, आसानी से पैकिंग हो जाएगी। वहीं पे अगर उसके लिए आपने बहुत बड़ा गिफ्ट ले लिया तो उसको पैक करना क्या हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अब हम क्या कह रहे हैं बेटा, इस चीज़ को रिलेट कीजिए इस हाइड्रेशन एनर्जी के सेकेंड पॉइंट के साथ। हम क्या कह रहे हैं, जितना छोटा आयन होगा हमारे पास उसकी सराउंडिंग विद वाटर मॉलिक्यूल उतनी अच्छी होगी। सराउंडिंग अच्छी होने का मतलब क्या है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जाना पसंद करेंगे जी हमारे पास,
कि भी उन्हें पता है कि भैया यहाँ पे जाओगे तो इसको जल्दी से सराउंड कर लेंगे हम, तो सारे के सारे वहाँ भागने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे तो इसका मतलब क्या बेटा, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो इसका मतलब क्या बेटा, वहाँ से हाइड्रेशन एनर्जी भी तो क्या होगी मेरे पास, ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब छोटा आयन वाटर मॉलिक्यूल आसानी से सराउंड कर लेंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल ने आसानी से सराउंड कर लिया तो इसका मतलब क्या बेटा, वहाँ से हाइड्रेशन एनर्जी भी तो क्या होगी, ज़्यादा निकलेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, ठीक है। साइज जितना बड़ा होगा, और सॉरी इनवर्स लिखना था बेटा, बोल रहा हूँ इनवर्स लेकिन डायरेक्ट लिख दिया, तो क्या देगा 1/, साइज ऑफ आयन। इनवर्स रिलेशन है, आयन का साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से क्लियर होगा। अगर मैंने बोला आपके पास है एक Li+, एक आपके पास क्या Rb+, और एक आपके पास क्या है Cgm+, इन तीनों को हम मिला देते हैं किसके अंदर बेटा, वाटर के अंदर, डिसॉल्व इन वाटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनको अरेंज कीजिए इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। अब आपको बताना है जी किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है। भी आप चार्ज के बेस पे तो बता नहीं सकता, क्योंकि चार्ज तो क्या हो गया बेटा, हर जगह सेम हो चुका है। अगर चार्ज की वैल्यू कहीं पे कम ज़्यादा हो जाती तो पहला पॉइंट लगाते कि जहाँ पे चार्ज ज़्यादा जी वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। लेकिन अब तो चार्ज सेम है ना, तो अब हमें कौन से पॉइंट के बेसिस पे बोलना पड़ेगा बेटा, इस पॉइंट के बेस पे। अब आप सिर्फ साइज देखो, साइज जिस आयन का छोटा होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और जिसका साइज बड़ा हो जाएगा आयन का वहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बेटा ये तीनों ही क्या है हमारे पास, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। लिथियम सबसे ऊपर आता है, रुबिडियम उसके नीचे, और सीजियम सबसे नीचे आता है, मतलब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम आता हूँ तो साइज क्या करता है ये हमारा, इंक्रीज करता है। इस तरीके से लिख सकता हूँ Li+, Rb+ और Cgm+। बेटा टॉप टू बॉटम आने पर साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर साइज बढ़ेगा ऊपर से नीचे आने पर तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी जी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस जब हम ऊपर से नीचे आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, लिथियम की Li+ की हमारी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, रुबिडियम प्लस की कम, और सबसे कम किसकी बेटा, Cgm+ की। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, Li+ की ज़्यादा, Rb+ की उससे कम, और सबसे कम किसकी बेटा, Cgm+ की। ये क्या बेटा मेरा हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है बात। और क्वेश्चन देखिए कैसे होंगे। चलिए अब मान लिया हमने लिखा जी क्या, HN+2 HN+4। अब आपसे पूछा गया जी हाइड्रेशन एनर्जी बताइए किस आयन की ज़्यादा। तो बेटा यहाँ पे तो हमें चार्ज दिखाई दे रहा है जी कि चार्ज दोनों पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा हमारे पास, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला लगेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी बेटा, ये हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड है जी हमारे पास। समझ में आई बात, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ H+ और Li+, H+ ऊपर आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और उसके नीचे क्या आता है बेटा, Li+। तो एक ही ग्रुप के टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। भैया चार्ज तो सेम है, चार्ज के बेस पे तो बोल नहीं पाऊंगा, तो अब किसके बेस पे बोलना पड़ेगा हमें, साइज के बेस पे। तो साइज किसका बड़ा है, लिथियम+ का। अगर इसका साइज बड़ा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी, और H+ की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा बेटा,
H+ की है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। क्लियर है बात? चलिए जी, अब बेटा ये था हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। अब एक और जो यहाँ पे हम सब टॉपिक पढ़ते हैं हाइड्रेशन एनर्जी के अंडर ही, वो होता है कि हमारे पास मोबिलिटी ऑफ आयन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोबिलिटी ऑफ आयन। ठीक है, इसका मतलब क्या है मोबिलिटी का मतलब कि भाई हमने कोई आयनिक सॉलिड लिया और उसको क्या किया बेटा, मान लीजिए हमने वाटर में मिला दिया। ठीक है, आयनिक सॉलिड लिया, पानी में मिला दिया। पानी में मिलाते ही क्या होगा जी, वो आयंस में टूटेगा और उन आयन का क्या होगा, फिर अब उसे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। अगर वाटर मॉलिक्यूल ने उनको सराउंड कर लिया उन आयन को, तो क्या होगा जी, उस आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आने का मतलब क्या है, उसका साइज बढ़ गया। अब यह कोई छोटी सी चीज है, अगर मैं इसको कवर करता जाऊंगा तो कहने का मतलब क्या है, इसका साइज बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ जी, कवरिंग करता जा रहा हूँ इसके ऊपर। तो सेम कहानी यहाँ पे होती है मोबिलिटी ऑफ आयन कि मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई आयन किसी सॉल्वेंट के अंदर कितनी आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, कोई आयन कितनी आसानी से किसी सॉल्वेंट के अंदर मूव कर सकता है, वो क्या होती है, उस आयन की मोबिलिटी होती है। बात समझ में? अब आपसे क्या करता है, वो कई सारे आयन देगा आपको, बहुत सारे आयन, और आपसे पूछेगा जी बताओ किस आयन की मोबिलिटी मैक्सिमम है, किसकी मिनिमम है। तो बेटा एक बात ध्यान रखिए, अब आयन का साइज जितना बड़ा होगा, क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आता है यहाँ से, बताऊंगा क्या। जिस आयन का साइज जितना बड़ा होगा उसको मूव करते वक्त उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको मूव करते वक्त उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो उसका मतलब क्या है, उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। अब आयन का साइज है छोटा, अगर आयन का साइज छोटा हो गया तो इसका मतलब क्या है, उसको मूव करते वक्त रेजिस्टेंस क्या होगा, कम मिलेगा। कम मिलने का मतलब क्या जी, वो आसानी से मूव कर सकता है। इसको ऐसे ही समझो कि एक बहुत ही मोटा तगड़ा आदमी है, बहुत मोटा आदमी, ठीक है, वो कहीं मेले में गया, मेले में जी खूब भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, ठीक है, बहुत लोग आए हुए हैं। ठीक है, उसे क्या करना है, मेले के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना है। ठीक है, भाई घूमेगा फिरेगा। तो भैया मोटा आदमी है, अब भीड़ में से निकलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये तो यानी कि एकदम भागता हुआ निकल जाएगा, उससे तकलीफ होगी। क्यों, एक तो एरिया बढ़ गया जी उसका, तो जब वो जाएगा तो उसे रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, लोगों से क्या हुआ, टकराता हुआ निकलेगा वो। ठीक है, तो उसकी मोबिलिटी है, जो मूव करने की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जो हमारे पास। और वहीं पे एक दुबला पतला आदमी है, ठीक है, अगर वो दुबला पतला आदमी उस मेले में जाए और घूमने के लिए कोशिश करे, मतलब एक कोने से दूसरे कोने पे जाने की कोशिश करे, तो पतला होने की वजह से क्या है बेटा, उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा, वो लोगों में कम जाके क्या होगा, टकराएगा। तो जिसकी वजह से उसके मूव करने की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा इसी चीज को अब आयन से रिलेट करो, आयन का साइज जितना बड़ा होगा सॉल्वेंट के अंदर मूव करना उसका उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उससे टकराने लगेंगे जी अगर वो मूव करने की कोशिश करेगा। अगर वहीं पे क्या है बेटा, हमारे पास कोई छोटा आयन है और वो छोटा आयन अगर मूव करने की कोशिश करता है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से उसको रेजिस्टेंस कम तो मतलब क्या होगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगी जिसके पास। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि भाई कौन सा आयन हमारा, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इसका एक सीधा सा तरीका है जी, देखो एग्जांपल से समझो। जैसे अभी अभी हमने एक एग्जांपल किया था, Li+ Rb+ और Cm+, ठीक है। अगर बेटा मैं इनके साइज की बात करूं, इन आयन का साइज क्या है, तो साइज का क्या ट्रेंड है बेटा, तो अगर साइज का ट्रेंड लिखूं तो Li+ का साइज सबसे छोटा, रुबिडियम+ का साइज सबसे बड़ा Li+ से, और सबसे बड़ा क्या है, Cm+। ये किसका ट्रेंड है बेटा, साइज का है। ठीक है भैया, Li+, Rb+ और Cm+ का साइज पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, इन आयंस को पानी में मिला देते हैं। ठीक है, इन आयंस को पानी में मिला दें। बेटा जैसे ही मैं इनको पानी में मिलाऊंगा, ठीक है, तो किस आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल भाग के इकट्ठे हो जाएंगे,
Li प्लस, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है जी। मैंने बताया था ना, साइज जितना छोटा होगा उसको कवर करना उतना आसान होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ भाग के जाएंगे जी, एकदम से जाएंगे। वो कहेंगे जी छोटा आदमी आ गया, दबा लो, दबोच लो इसे। तो जैसे ही वो इसको क्या करेंगे, दबाने लगेंगे, तो बेटा इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होने लगेगा, सराउंड करने लगेगा इसको। और जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा, इसका इफेक्टिव साइज क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। मान लिया इस तरीके से बोल रहा हूँ बेटा, ये Li प्लस है, ये Li प्लस है बेटा। अब वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर रहा है। मान लिया ये वाटर मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड किया। अगर वाटर मॉलिक्यूल इसे सराउंड करेगा तो क्या होगा बेटा, देखो इफेक्टिव साइज बढ़ गया जी हमारा। अब ये थोड़ी ना कहेंगे Li प्लस का साइज ये है, पानी में मिलाती क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड किया तो इसका साइज बढ़ गया। फिर एक और लेयर इसके ऊपर भी आ जाएगी वाटर मॉलिक्यूल की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मिल रही होगी फिर भी, तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो कहना क्या चाह रहा हूं बेटा, आयन का साइज जितना छोटा है गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट के अंदर है बेटा, ये जो साइज का हमने ट्रेंड लिखा है किसमें लिखा है, गैसियस स्टेट में। ठीक, तो बेटा गैसियस स्टेट में जो आयन जितना छोटा होता है पानी में डालते ही उसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। तो मतलब एक्वस स्टेट के अंदर अगर मैं इनका साइज का ऑर्डर लिखूं तो सबसे बड़ा साइज किसका है, Li प्लस, Rb प्लस और Cgm प्लस का सबसे छोटा। तो बेटा ये जो साइज का ट्रेंड है, ये जो हमने लिखा है, ये किसके अंदर लिखा है, साइज इन एक्वस मीडियम। समझ में आई बात, ठीक है। Li प्लस, Rb प्लस, Cgm प्लस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज इन गैसियस स्टेट। लेकिन जैसे ही मैं इन तीनों को पानी में मिलाता हूं तो साइज का ट्रेंड एकदम उल्टा हो जाएगा। जो जितना छोटा है उसके चारों तरफ पानी उतना ज्यादा आएगा। अब बड़ी चीज को तो कवर करना मुश्किल है जी, पानी कम जाएंगे वहां पे, तो उसका इफेक्टिव साइज भी क्या होगा, कम ही तो बढ़ेगा हमारे पास। तो बेटा एकदम उल्टा ट्रेंड लिखा हमने। तो पानी के अंदर सबसे बड़ा साइज किसका है, Li प्लस का हो गया जी हमारे पास। अब भैया Li प्लस पानी के अंदर जाते ही फैल गया, मतलब मोटा हो गया। अगर मोटा हो गया पानी के अंदर तो उसका चलना क्या हो जाएगा जी, पानी के अंदर मुश्किल हो जाएगा। अगर मुश्किल हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस आयन की मोबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। इसका साइज छोटा है किसके अंदर, पानी के अंदर। अगर साइज छोटा है तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये आसानी से मूव कर सकता है। अगर आसानी से मूव कर सकता है तो इसकी मोबिलिटी क्या हो गई जी, ज्यादा होगी। तो हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं जी मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन is inversely proportional to size of ion in aqueous medium। कि जी एक्वस मीडियम में आयन का जो साइज होगा उसके इनवर्स रिलेशन में होगी मोबिलिटी ऑफ आयन। और कैसे हम ये डिसाइड करते हैं ये तो पता ही चल गया भैया। पहले तो क्या करो, जो आयन आपको गिवन हो ना उसमें आपसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बनता है, इन दो कॉन्सेप्ट में, कि आपको आयन्स देगा और आपसे पूछ लेगा जी बताइए इन आयन का साइज का क्या ट्रेंड होगा इन गैसियस स्टेट। अगर गैसियस स्टेट में बात करें फिर तो सीधा सीधा जो हम नॉर्मल बोलते हैं टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। लेकिन अगर एक्वस मीडियम में बोला तो जो गैसियस स्टेट का ऑर्डर है उसका एकदम उल्टा करके लिख दो यहाँ पे। गैसियस स्टेट में जो सबसे छोटा आयन है एक्वस मीडियम में वो सबसे बड़ा हो जाएगा। गैसियस स्टेट में जो सबसे बड़ा आयन है एक्वस मीडियम में क्या हो जाएगा बेटा, सबसे कम हो जाएगा। तो एक रिलेशन ये भी बना सकता हूं बेटा, साइज ऑफ, क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ आयन इन गैसियस स्टेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन इन एक्वस स्टेट। आई होप ये चीज क्लियर होगी। एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होंगी। अगर मैंने बोला Na प्लस और एक बोला K प्लस,
बताइए गैसीय स्टेट में सबसे बड़ा साइज किसका? गैसीय स्टेट में। अगर गैसीय स्टेट की बात करता हूँ बेटा, टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या करता है? इंक्रीज। तो Na+ ऊपर आता है, K+ नीचे आता है। तो अगर साइज की बात करूँ तो K+ का साइज बढ़ा। ये ट्रेंड क्या है बेटा? गैसीय स्टेट का है, साइज इन गैसीय स्टेट। अगर गैसीय स्टेट में ये ट्रेंड है तो एक्वस स्टेट में क्या होगा बेटा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो वहां पे Na+ का बड़ा और K+ का क्या? छोटा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, Na+ एक्वस इज ग्रेटर इन साइज इन कंपैरिजन टू K+ एक्वस। एक्वस का मतलब क्या? पानी में डाल दिया, एकदम उल्टा ट्रेंड लिख दिया। ठीक है। अब अगर मोबिलिटी की बात करूं तो ये किसका हो गया बेटा? साइज इन एक्वस स्टेट। ठीक। अगर मोबिलिटी की बात करो तो बेटा एक्वस स्टेट में जिसका साइज बड़ा एक्वस स्टेट में, तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो मोबिलिटी बेटा किसकी ज्यादा होगी? K+ एक्वस आयन की मोबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू Na+ एक्वस के। तो ये जो ट्रेंड लिखा है ये किसका बेटा? हमारा मोबिलिटी का जी। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या है वो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। देखिए हमने अभी अभी किया था, मान लीजिए मैंने क्या लिखा? H+ और Li+। तो जल्दी से बताइए H+ एक्वस और Li+ एक्वस, साइज किसका बड़ा? जल्दी 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 बोलिए, साइज किसका बड़ा जी? H+ एक्वस का या Li+ एक्वस का? जी एकदम सही, H+ एक्वस का होगा जी साइज बड़ा, क्योंकि गैसीय स्टेट में देखूंगा तो Li+ एक्वस का साइज बड़ा है और H+ का छोटा, क्योंकि H+ ऊपर Li+ नीचे, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा। तो गैसीय स्टेट में इसका बड़ा। अगर गैसीय स्टेट में इसका बड़ा है तो एक्वस में क्या होगा बेटा? इसका कम। तो ये तो हो गया जी साइज का, ये है साइज का। अब बताओ जी मोबिलिटी किसकी ज्यादा इन दोनों में से? चलिए जी बोलिए बोलिए बोलिए। जिसका साइज बड़ा उसकी मोबिलिटी कम होगी, तो हम क्या बोलेंगे जी? H+ एक्वस जो है उसकी मोबिलिटी कम होगी Li+ एक्वस से। ठीक है। ये किसका बोलेंगे बेटा? मोबिलिटी का ऑर्डर बोलेंगे। लेकिन जी ये ऑर्डर क्या है जी हमारा? एकदम गलत है। हमारा एक्चुअल में ऑर्डर क्या है बेटा? जो H+ एक्वस है उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है किससे? Li+ से, Li+ एक्वस से। ये करेक्ट ऑर्डर है जी हमारा किसका? मोबिलिटी का। ठीक है। एक्सेप्शन समझ में आ रही है ना? हमने बोला क्या था बेटा? एक्वस मीडियम में जिसका साइज छोटा होगा, एक्वस मीडियम में जिसका साइज छोटा होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी जी? ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिख दिया जी? एकदम उल्टा लिख दिया। साइज छोटा था जी किसका? एक्वस मीडियम में Li+ का, तो इसकी मोबिलिटी क्या होनी चाहिए थी? ज्यादा। लेकिन हमने क्या बोला? ये चीज गलत है। अब गलत क्यों है? वो है जी इस H+ की मूवमेंट करने के तरीके में। ठीक है। अब भैया मीडियम के अंदर हमने क्या डाल दिया? कोई आयन डाल दिया। जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर डाला, वाटर ने उसको सराउंड किया और उसने क्या किया? जैसे ही हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। वो इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है। जहां से उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा वैसे मूव करता रहेगा जी हमारे पास। क्लियर है बात? लेकिन H+ ऐसे मूव नहीं करता जी। वो तो करेगा कैसे? यहाँ पे है नॉर्मल आयन, तो इस तरीके से मूव कर रहे हैं। H+ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे है, कूद के आगे चला गया, फिर वहां से आगे की तरफ चला गया। तो मतलब वो किसकी तरह चल रहा है? एक मेंढक की तरह चल रहा है। किसकी तरह चल रहा है जी? फुदकता हुआ मेंढक की तरह जा रहा है जो। ठीक है। और इसी मूवमेंट की वजह से जो इसकी मोबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जी। समझ पा रहे हो इस बात को? इसीलिए इसकी वो मेंढक की तरह कूद के चलने वाली आदत की वजह से इसकी मोबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? पहले तो लिख रहा हूं, ये किसकी तरह चलता है बेटा? मेंढक की तरह चलेगा।
मेंडक मूवमेंट, ठीक है। और इस मेंडक मूवमेंट को हम बोलते क्या हैं, ग्रोथस ड्रेपर मूवमेंट। और याद रखिएगा मैक्सिमम टाइम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मोबिलिटी के ऊपर और उन 4 ऑप्शन के अंदर आपको H+ दिख गया तो आंख बंद करके H+ लगा दो जी कि मैक्सिमम मोबिलिटी तो इसकी होने वाली है। अगर मैक्सिमम मोबिलिटी पूछी गई है आयंस की और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उन 4 ऑप्शन में आपको H+ दिखाई देगा, H+ एक्वस, तो वहाँ पे आंख बंद करके वहाँ पे आंसर लगा दीजिए अगर मैक्सिमम मोबिलिटी की बात की गई है। तो आई होप आपको ये बात याद रहेगी कि H+ की मोबिलिटी ज़्यादा क्यों है एक्वस मीडियम में, ऑल्दो उसका साइज बड़ा है हमारा एक्वस मीडियम में। वो किस वजह से, क्योंकि ये मेंडक की मूवमेंट है, उसके पास कूदता हुआ चलता है और उस मूवमेंट को हम बोल क्या रहे हैं, ग्रोथस ड्रेपर मूवमेंट। क्लियर है ये चीज़, आई होप समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये सब था हमारा किसके बारे में, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।